बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से। बड़े दिलचस्प मनाज़र देखने को मिल रहे हैं और हुकूमत बड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे इक़दामात कर रही है कि आप सोच कर भी हैरान और परेशान होंगे। अवामी मफाद में कितने बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को उठाया गया था कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और मईशत की बहुत बुरी हालत है, इसलिए ये जो हुकूमत है, ये इमरान खान की हुकूमत, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान के जो खुदा न खास्ता जौहरी असासे हैं वो भी गैर महफूज हो जाएंगे। इस तरह की हरकतें की गई और फिर वो सारे का सारा जो है सेटअप यकदम पूरी की पूरी रिजीम चेंज कर दी गई। अब मज़े की चीज़ें हैं। नंबर वन मैं ज़रा आपको बताता हूँ, क्योंकि खान साहब इस वक्त पेशावर में है। और पेशावर में क्यों है, और उन्होंने कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। कल बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन किए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ फ़ैसले हुकूमत ने किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने किए। उन्होंने कहा कि हम तो हर सूरत में अगस्त 2023 तक अपना मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। ये हकीकत कहाँ है? हकीकत जो खान साहब बयान कर रहे हैं वो है सच, या फिर जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि जो सच और हकीकत है वो इन बिटवीन है, दोनों के दरमियान में कहीं छुपी हुई है। और ये सारी चीज़ें क्यों कही जा रही हैं, एक नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि जनाब हर सूरत में अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी होगी और उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ हो जाए। लेकिन पहले ज़रा मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो ज़रा देख लें। पेट्रोल बढ़ा दिया गया 30 रुपये, डीज़ल 30 रुपये, और एक बड़े बड़े बम गिराए गए हैं और ऐसे ऐसे धमाके किए गए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो पेट्रोल डीज़ल है वो 215-225 रुपये से ऊपर फ़ी लीटर जाएगा। उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आया है वो भी हमारे सामने है। ट्रांसपोर्ट के किराए यकदम बढ़ा दिए गए और अशाए खुद दोनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कौमी ज़राए अबलाग, जिन पे आजकल अरबों रुपया के इश्तिहारात जो हैं वो फेंके जा रहे हैं, पूरे के पूरे सफ़े जो हैं वो अखबारात के भरे होते हैं इश्तिहारों पे। और इसी तरीके से आप टीवी स्क्रीन पे देखें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। इसीलिए जो महंगाई है वो नज़र नहीं आ रही, और महंगाई उन इश्तिहारों के पीछे, और जो करोड़ों रुपए की आमदन हो रही है इश्तिहारों के ज़रिए, उनके पीछे वो महंगाई छुप गई है। अब ख़बरें कैसे बनाई जा रही हैं ये भी ज़रा सोचने की बात है। इदारा शुमारियात जो पहले ख़बर जारी करता था उसमें लिखा होता था महंगाई में इतने फ़ीसद इजाफ़ा। अब जो ख़बर जारी होती है वो कहते हैं महंगाई में इतने फ़ीसद कमी, और आगे जाके अगर आप पूरी खबर पढ़ते हैं तो पता चलता है 27 अशिया जो हैं वो महंगी हो गई हैं और 5 में कमी हुई है। तो ये है वो फ़र्क कि किस तरीके से खान साहब की हुकूमत जो है वो मार खाती रही और उनको हुकूमत करनी नहीं आई, और इनको कितनी अच्छी हुकूमत करनी आ रही है ये आप तसव्वुर कर सकते हैं। क्योंकि पैसा जी पैसा बोलता है और वो ज़रूरी होता है। अब उससे भी आगे नैब में तब्दीली की गई है, नैब कानून में, उसमें बड़ी ही बारीक वारदात की गई है। आप हैरान होंगे कि कितनी बड़ी वारदात की गई है। और ये सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि ये मुस्तकबिल के जो ख़तरात हैं मुख्तलिफ़ प्लेयर्स के, कि जब हम नहीं होंगे तो फिर हमारे साथ होगा क्या, ये है वो चीज़। क्योंकि हम एहतसाब का सिर्फ नारा लगाते हैं, पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते भी हैं सिर्फ बारगेनिंग के लिए। नैब कानून में एक तब्दीली कर दी गई है, और वो तब्दीली ये किए गए असासे एसेट्स, उसकी तारीफ़ तब्दील कर दी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही बारीकी से जो बेनामी जायदादें हैं वो गिरफ्त से निकाल दी गई हैं। अब बेनामी जायदादें आप नहीं पकड़ सकेंगे, और सिर्फ उस बंदे के नाम अगर कुछ हुआ तो उसकी गिरफ्त होगी, अदरवाइज किसी और की गिरफ्त नहीं होगी। मसलन आपकी किसी बेगम के नाम है, बच्चों के नाम है, किसी दोस्त के नाम है, किसी ड्राइवर के नाम है, तो आप किसी समधी के नाम है, किसी ससुर के नाम है, किसी दामाद के नाम है जायदादें, तो आप उनको नहीं पकड़ सकेंगे। उनकी जायदादों पे, यानी कि बेटे की जायदाद पे बाप को नहीं पकड़ा जा सकेगा जो किसी अहम ओहदे पर फायज होगा।
समधी की प्रॉपर्टीज़ उसके असासों पे आप नहीं पकड़ सकेंगे। दूसरे समधी को जो किसी अहम ओहदे से फारग हुआ होगा, कोई वफाकी वज़ीर होगा, कोई वज़ीर आज़म होगा, कोई वज़ीर ख़ज़ाना होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ सकेंगे। तो नोटिस भी इशू नहीं, तो लिहाजा असासों की तफसीली तारीफ़ ही तब्दील कर दी गई है। तो ये एक अहम काम किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ख़तरा, क्योंकि केसेस ज़ाहिर अपने नाम पे कौन प्रॉपर्टीज़ बनाता है, जो वज़ीर होगा, जो मुशीर होगा, जो ब्यूरोक्रेट होगा, जो अहम ओहदे पे कोई भी 22, 24, 26 ग्रेड जितने भी आप कह लें वो होंगे, तो उन्होंने अपने नाम पे थोड़ी प्रॉपर्टीज़ बनानी है। उन्होंने तो बनानी है अपने दामाद के नाम, अपने दोस्त के नाम, अपनी बेटी के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने समधी के नाम, अपने ससुर के नाम। वो तो ये सारी चीज़ें जी ख़त्म कर दी गई हैं। बहरहाल एक तो ये हो गया, मुबारक हो आपको, तब्दीली जो आई थी 3 महीने से सब कुछ किया गया, रजीम चेंज। फिर अब चेयरमैन नैब की तकर्री होनी है। सिर्फ नैब कानून में तब्दीली नहीं की गई, बल्कि सब कुछ ही तब्दील कर दिया गया। नैब चेयरमैन की तकर्री होनी है। चेयरमैन नैब की तकर्री अब कौन करेंगे, ज़रा गौर कीजिए। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, दोनों मिल के चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट करेंगे। और बाकी इस पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसी अपॉइंटमेंट होगी, कैसी मुशावरत होगी। एक चीज़, दूसरी बात है केयर टेकर सेटअप आना है, वो भी दोनों मिलके करेंगे। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस लेवल पे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग होगी। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हम देख रहे हैं। इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ारिग कर दिया गया है, अमलन फ़ारिग कर दिया गया। बाकी सब गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, ओवर पाकिस्तानी समझ लें। और मेरा अपना ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको आला अदालत से रुजू करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पेटिशन फ़ाइल करनी चाहिए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन 184(3) के तहत। और अच्छे नामवर वकला जो हैं उनको लेके आना चाहिए मैदान में, वो उनका मुकदमा लड़ें और ये जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ जो है वो बहाल हो सकता है और आला अदालतें बहाल कर सकती हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट तो है नहीं, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दीली की गई है। और उससे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम हो और वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, तो वो आराम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अनडू कर सकती है, क्योंकि ये 1, 2, 4, 6 पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। ये मसला है 9 मिलियन पाकिस्तानियों का, जो जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और वो पाकिस्तान की इंतखाबी फहरिस्त उसमें शामिल है, तो उनको वोट देना चाहिए। कुछ पाकिस्तानियों ने ये भी कहा है, वो कर रहे हैं कि जी हम पहले बैंक के थ्रू पैसे भेजते थे, अब हम हुंडी के ज़रिए भेजेंगे। तो ये भी रद्द अमल आ रहा है। मुख्तलिफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तंजीमें हैं वो भी रद्द अमल दे रही हैं। तो लेकिन मैं ये कहूँगा इसको असल रास्ते की तरफ जाया जाए। फिर एक और लेते हैं जी, अब आते हैं ज़रा पॉलिटिक्स की तरफ। तो हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास हुआ और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम हर सूरत में 23 अगस्त 23 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद इंतखाबात होंगे। उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन हो, लिहाजा सब सुकून रखें, शांत रहें और उससे पहले किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, बल्कि हम अपनी मुद्दत भी पूरे करेंगे, बजट भी देंगे, अगला बजट भी देंगे। ये बात की गई है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कमेटियाँ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट और हुकूमत के दरमियान, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ये मुज़ाकरात के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ शराइत आयद कर दी हैं और गवर्नमेंट ने भी अपनी विलिंग शो की है। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब हम बिल्कुल बातचीत के दरवाज़े खुले हैं। तो जो बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वही बात है कि कोई तीसरा खिलाड़ी खेल खेलना चाहता था, जिसकी वजह से अब पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उनको भी किसी ने मुतनब्बे किया है, किसी इंतहाई समझदार आदमी ने, कि जनाब ये सब कुछ कहीं आपका खेल ना ख़राब हो जाए और आप आपस में लड़ते रहें, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, ऐसा ना हो। तो बेहतर यही है कि आप आपस में पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठें
بات چیت کریں اور اگلے سیٹ اپ پہ بات کریں. تو یہ اسی طرف جا رہا ہے. عمران خان صاحب کل شہباز شریف صاحب نے دعوت دی اور آج عمران خان صاحب نے اس کو اوکے کر دیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم اگلے دھرنے کی بھی, اگلے لانگ مارچ کی بھی تیاری کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا تھا, اس کا بھی انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے خط لکھا تھا, ہم نے اپنے جمہوری آئینی حقوق کا تحفظ مانگا تھا اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ دے گی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور خاص طور پہ اپوزیشن کو اس کا جمہوری آئینی حق جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. اور جب اگلا لانگ مارچ آئے گا تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے پاس اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک لانگ مارچ آنا ہے اور وہ لانگ مارچ بڑا ہی سخت ہوگا اور سخت سے مراد ہے کافی بھاری بھرکم ہوگا, آرگنائزڈ ہوگا. اور وہ لانگ مارچ کب آئے گا, کیوں آئے گا, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, کسی وقت ٹائم کا بھی بتائیں گے, لیکن یہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے. یہ ہے ایک چیز جی. اس کے بعد اب خان صاحب پہنچ گئے ہیں پشاور. وہ اسلام آباد میں نہیں بیٹھ رہے بنی گالہ میں. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پلاننگ ہے وہ ہے کہ خان صاحب کی نقل و حرکت کو محدود کیا جائے اور ان کو محدود کر کے نظر بند کیا جائے اور باقی کام نکالے جائیں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ پشاور میں ہیں اور پشاور میں چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, اور اس لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور محسوس کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات بھی کچھ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات کرنا پڑ رہے ہیں. تو بات ہو رہی ہے جی نیریٹو کی. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مینیج کی جاتی ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے کیسے مینیج کی جاتی ہیں. تو یہی تھیں اب تک کی اطلاعات اور خبریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو کچھ خبریں دیں گے. اپنا خیال بھی رکھیں اور بہرحال دیکھتے ہیں جی پولیٹکس کیا رنگ اختیار کرتی ہے. لیکن مزے کا کام ہے, کل پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے عمران خان صاحب نے اور اس میں بڑے بڑے تگڑے فیصلے کرنے کی توقع کی جا رہی ہے اور اس میں مشاورت کی جائے گی, خاص طور پہ جو حکومت نے دعوت دی ہے اور مذاکرات کی اور مل بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھانے کی. اس پہ بات ہونی ہے اور پارٹی سے کور کمیٹی سے مشاورت ہونی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.